हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण के सूत्रों के बारे में। ये वीडियो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सुपर टेट में तो ये शिक्षण कौशल की सीरीज चल ही रही है। इसके अलावा अगर हम यूपी टेट की बात करें तो बाल विकास में शिक्षण के सूत्रों से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़े थे शिक्षण के सिद्धांत पढ़े थे। सिद्धांत क्या होता है मैंने आपको बताया था। सिद्धांत क्या होता है, जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी क्रिया को एक आधार मान करके शिक्षण को स्टार्ट करते हैं और उसी आधार को हम सिद्धांत कहते हैं। जैसे करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने का जो सिद्धांत था उसमें हम क्या करते हैं, करके सीखने पर, शिक्षण करते समय करके सीखने पर ज्यादा बल देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिया करने को एक आधार मान लिया था, तो वही हमारा क्या हो गया था, शिक्षण का सिद्धांत हो गया था। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमने प्रेरणा का सिद्धांत पढ़ा था, रुचि का सिद्धांत था, चयन का सिद्धांत था। तो ये क्या थे, एक आधार थे। शिक्षण करते समय जो भी हम बेस बना लेते हैं अपना, वही हमारा शिक्षण का सिद्धांत हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शिक्षण के सूत्रों के बारे में। देखो, सूत्र क्या होता है। सूत्र आप डायरेक्टली ये समझ लो, सूत्र का मतलब होता है विधि। सूत्र क्या होती है, विधि। आप शिक्षण कार्य करते समय विधि कौन सी अपना रहे हो, ठीक है, कौन सी विधि अपना रहे हो जिससे बच्चे अधिक से अधिक सीख सकें, तो उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण के सूत्र कहते हैं। जैसे जब हम जब किसी पाठ को स्टार्ट करते हैं, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो प्रत्येक शिक्षक के सामने कुछ समस्याएं आती है, कुछ प्रश्न आते हैं कि मूल पाठ को प्रारंभ कैसे किया जाए, शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए, बच्चों को का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जाए, या पाठ व विषय में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब, कैसे और कहां पर किया जाए। तो इन सभी सवालों के जो जवाब मिलेंगे वो सबको कहां से मिलेंगे, शिक्षण के सूत्रों से मिलेंगे। तो शिक्षण का सूत्र क्या होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली व वैज्ञानिक बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शिक्षण सूत्र कहते हैं। और ये किस पर आधारित होते हैं, बाल प्रकृति पर आधारित होते हैं। बाल प्रकृति का मतलब यह है, बच्चों के अनुसार जो भी हम विषय का, अगर मान लो हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स के लिए हम अलग शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर हम मान लीजिए सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए अलग शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये तो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा विषय पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, बात कर लें कि शिक्षण के विभिन्न सूत्र कौन कौन से हैं। तो सूत्र हमारे कौन कौन से हो जाएंगे। देखो, आपने सभी पढ़ा होगा, सरल से जटिल की ओर एक सूत्र होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, और प्रकृति का अनुसरण करके भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे सरल से जटिल की ओर। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि बच्चों को, जब बच्चा छोटा होता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को जब हम अपनी शिक्षण विधि अपनाएं तो उसमें पहले कुछ ऐसी चीजें बताएं जो बच्चा पहले से जानता हो। ठीक है, यानी सरल चीजें बताएं, सरल चीजें बताने के बाद उसको लेकर जाएं जटिलता की ओर। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें, जैसे यहां पर देख सकते हैं उदाहरण इसका, कि हासिल के जोड़ व घटाना सिखाने से पहले बच्चों को गिनती और साधारण जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें बच्चों को पहले आनी चाहिए। जैसे मान लो हम किसी बच्चों को देश का इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम उनको छोटे छोटे कहानियों के रूप में पढ़ाएं तो बच्चों को बच्चा उसमें आनंद भी लेगा और बच्चों को सरल प्रतीत होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बच्चों को डायरेक्टली मान लीजिए किसी घटना के बारे में बता दें, किसी संधि के बारे में बता दें, तो बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा। तो हम क्या करना है, बच्चों को कहानियों के रूप में कोई भी चीज बतानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो बच्चों को ज्ञात है, पहले बच्चों को वो चीज उनसे पूछो कि आपको क्या पता है। उस ज्ञात से उसको जो पता है, उसको जो अज्ञात है उससे जोड़ करके पढ़ाया जाए। मतलब कोई भी नई चीज सिखा रहे हैं तो बच्चों को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके सिखाई जाए। ठीक है, तो ये हो जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे आपको पता होगा, जैसे हम बच्चों से जब प्रस्तावना निकलवाते हैं, जो हमारा प्रस्तावना कौशल है, तो हम उसमें क्या करते हैं, बच्चा क्या नॉलेज है बच्चे के पास में, वो हम पहले देखते हैं कि बच्चा क्या नॉलेज रखता है वास्तव में।
तो उस नॉलेज को आधार मान करके हम तभी उसको नई जानकारी देते हैं, यानी अज्ञात की ओर लेकर के जाते हैं। क्या लिखा है इसमें आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैंने अपनी भाषा में जो भी इजी था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। भाई स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जैसे मान लीजिए ये आपका, आप मान लीजिए कोई ईवीएस पढ़ा रहे हैं, यानी एनवायरमेंट आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो भाई आप बच्चे क्या होते हैं, एक तरीके से जो बड़ी चीज होती है ना उस चीज के बारे में ज्यादा समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको पेड़ के बारे में पढ़ाना है, ठीक है। तो आप पेड़ के बारे में जब पढ़ाओगे तो होगा क्या, पहले आप पूरा पेड़ दिखाओगे बच्चों को कि ये क्या होता है, पेड़ होता है, ठीक है। पूरा स्थूल रूप से उस बच्चों को बताओगे, फिर उसके छोटे छोटे भागों के बारे में बताओगे। भाई पेड़ में पत्ती होती है, पेड़ में तना होता है, पेड़ में फूल होते हैं, पेड़ में फल होता है, पेड़ में जड़ें होती हैं, ये चीजें बाद में बताओगे। तो पहले बच्चों को क्या दिखाओगे, एक स्थूल रूप बच्चों को समझाओगे, ठीक है। वैसे बच्चों को आपको शरीर के अंग पढ़ाने हैं, तो भाई पहले क्या पढ़ाओगे, शरीर के बारे में पढ़ाओगे, शरीर किस तरीके से दिखता है, इसमें ये आंख होती है, ये नाक होता है, दांत, ये हाथ पैर, इस तरीके से। फिर हाथ पैरों के बारे में बताओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपको पहले बच्चों को स्थूल रूप में पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद में फिर सूक्ष्म की ओर लेके जाना है, ठीक है। और इस सूत्र को मूर्त से अमूर्त की ओर भी जानते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर भी इस सूत्र को जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो उदाहरण हम ले सकते हैं, यहाँ पे गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़ आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, देखो स्थूल का मतलब क्या है, स्थूल का मतलब यह है कि जो चीज आपको दिखती है, और सूक्ष्म का मतलब यह है कि जो चीज आप फील कर पाते हो, देख नहीं पाते हो। सूक्ष्म का मतलब जो चीज देख ना सको। अब भाई जोड़ घटाना है, जोड़ घटाने को आप एक तरीके से ये समझ सकते हो, आपकी समझ है ये, यानी सूक्ष्म चीज है ये, ठीक है। अब आप इसको गेंद, गोली, कंकड़ के माध्यम से पढ़ा रहे हो, जिससे वो बच्चा देख सकता है, बच्चा गेंद को भी देख सकता है, गोली को भी देख सकता है, तो ये स्थूल हो गया उसके लिए, जो देख सके, ठीक है। तो ये चीज है। आगे हम बढ़े, अगला है अब हमारा पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर इस सूत्र का आधार जो है वो गेस्टोल्ट-वॉर्थ है। गेस्टोल्ट-वॉर्थ जानते हो, मैं आपको जब बाल विकास पढ़ाऊंगा तो बाल विकास में एक आएगा गेस्टोल्ट-वॉर्थ थ्योरी। गेस्टोल्ट-वॉर्थ थ्योरी देखो, तो यहाँ पे जो गेस्टोल्ट-वॉर्थ का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, कोलर का सिद्धांत। कोलर ने क्या किया था, कोलर ने एक वन मानुष को, एक पिंजरा था, पिंजरे में बंद कर दिया था, और पिंजरे में बंद करने के बाद में इसने जो पिंजरा था और बाहर यहाँ पे रख दिया था केला, ठीक है, बाहर केला रख दिया था, और अंदर यहाँ पे रखी थी तीन छड़े रखी थी, एक मिनट, ये मान लीजिए ये पिंजरा है, ठीक है, और यहाँ पे बनमानुष है, और यहाँ पे तीन छड़े उसने रख दी थी, और यहाँ पे रख दिए थे केले, ठीक है, यहाँ केले रख दिए थे। अब देखो यहाँ पर क्या था भाई, अब पहले क्या करता है, ये वन मानुष इस केले को लेने की कोशिश करता है, तो लेने की जब कोशिश करता है तो केला इसके हाथ में नहीं आ पाता है, तो वो क्या करता है, एक छड़ी उठाता है, तो छड़ी से भी नहीं आ पाता है, तो एकदम से उसके सामने एक सूझ उत्पन्न होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इस छड़ियों से खेलने लगता है, ठीक है, खेलने लगता है। तो होता क्या, खेलते समय छड़ी जो होती है एक दूसरे से आपस में जुड़ जाती है, जैसे एक छड़ी ये है, एक छड़ी ये है, और एक छड़ी ये है, ये आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो एक लंबी छड़ी बन जाती है। और इस लंबी छड़ी को लेकर के उसके माइंड में अचानक सूझ उत्पन्न होती है, और इस केले को वो निकाल लेता है यहाँ से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम मान लो इसमें से कोई एक छड़ी मिस कर देते, तो क्या ये पॉसिबल हो पाता, तो नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब यह है, जब हम किसी एक अपने समस्या का समाधान करने के लिए हम किसी भी चीज को देखेंगे तो वो पूर्ण रूप में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है क्या, तो यही चीज है भाई। सबसे पहले बच्चों को देखो, बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में देखता है, उसके भागों के बारे में अलग अलग नहीं देखता। पहले क्या देखेगा, पूरा देखेगा, पूरा ये वृक्ष बना हुआ है, ठीक है, पूरा वृक्ष बना हुआ है, उसके बाद उसके भागों के बारे में देखेगा। तो यही आपका है पूर्ण से अंश की ओर। आगे हम बढ़ते हैं, अगला है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, तो यहाँ पे क्या होता है, तो बालकों के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास व अनुभव के साथ साथ उनके विचारों में स्पष्टता व निश्चितता आती है। प्रारंभ में बच्चों को किसी घटना, तथ्य, वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता। अनुभव परिपक्वता के अभाव व कल्पना की अधिकता के कारण वह अपने मन में कुछ विचार बना लेते हैं जो अस्पष्ट, अनिश्चित व कई बार गलत भी होते हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस अनिश्चित ज्ञान को दूर करके और निश्चितता की ओर लेकर के जाए। तो यही हमारा क्या है, अनिश्चित से निश्चितता की ओर का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि जो चीज बच्चे ने देखी है
और अप्रत्यक्ष का मतलब है जो चीज बच्चों ने नहीं देखी है। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी चीज को पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले उसको उसके जीवन से संबंध करके देखो, जो बच्चा जीवन में अनुभव कर चुका है और उसने वो चीज देखी हुई है, फिर उसके बाद में अप्रत्यक्षता की ओर ले जाओ। तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर सिद्धांत कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, भाषा में चित्र पठन व अन्य विषयों में सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को हम अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में जानकारी आसानी से दी जा सकती है। ठीक है, सामाजिक विषय में हम ग्लोब, मॉडल, चित्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों को दिखा करके अप्रत्यक्ष चीजें हम पढ़ा सकते हैं। अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखो, विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या है, देखो इसके अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, फिर उन्हीं की सहायता से सिद्धांत व नियम को स्पष्ट करना चाहिए। कहने का मतलब यह है, पहले यहाँ पे आएंगे उदाहरण, फिर उसके बाद में हम बनाएंगे नियम व सिद्धांत। तो पहले शिक्षक क्या करेगा, उदाहरण प्रस्तुत करेगा, फिर क्या करेगा, उन्हीं की सहायता से नियम व सिद्धांत को बना देगा। ठीक है, ये चीज कहलाती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसको हम आगमन विधि भी कहते हैं, क्योंकि आगमन विधि भी होती है उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, तो ध्यान रखना, विशिष्ट से सामान्य की ओर को हम उदाहरण से नियम की ओर भी कहते हैं, या इसको हम आगमन विधि भी कहते हैं। इसमें आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र को दृष्टांत से सिद्धांत की ओर, दृष्टांत मतलब है देखा हुआ, उदाहरण, दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। ठीक है, उदाहरण से सिद्धांत की ओर भी ले जाना कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आगे हम बढ़ते हैं। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो कोई ये क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इस सूत्र के अनुसार किसी घटना व तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप में करा करके फिर उसके विविध भागों को व्याख्या व विश्लेषण के द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी कराकर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तो विश्लेषण का मतलब क्या है, विश्लेषण का मतलब यह है, कैसे मान लो कोई भी बड़ी, ये मान लो मैं आपको एक कविता पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी कविता है, और इस कविता को अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो सबसे पहले क्या करूंगा, विश्लेषण मतलब इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लूंगा। विश्लेषण का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे भागों में तोड़ लूंगा, हर एक चीज में अलग अलग तरीके से बच्चों को अर्थ समझा दूंगा, फिर क्या करूंगा, फाइनली उस सभी चीजों को एक साथ जोड़ करके फिर किस पर पहुंचेंगे, हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? तो विश्लेषण का मतलब है छोटे छोटे भागों में तोड़ना, और संश्लेषण का मतलब है उन सभी चीजों को आपस में जोड़ देना। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी कोई कठिन विषय आता है तो हम क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे भागों को हम पहले समझ लेते हैं, फिर फाइनली हम क्या करते हैं, पूरी चीज को जोड़ करके समझ करके फिर निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। तो ये चीज हमारी क्या हो गई, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। भाई सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमें बालकों की शिक्षा उसकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, जिज्ञासाओं के अनुसार प्रदान करनी चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चा किस विषय में, उसकी रुचि किस में है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी जिज्ञासा क्या है, इन सभी चीजों को पहले हम ध्यान में रखते हैं। मतलब ये सब है क्या, मनोवैज्ञानिक तत्व तो हैं, रुचि, रुझान, क्षमता, जिज्ञासा, ये सब क्या मनोवैज्ञानिक तो ही है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है, बच्चे ज्ञान का विकास होता जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसे उस विषय का तार्किक व क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे कि उस बच्चे की रुचि व ध्यान पाठ व विषय में बना रहे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, भाई अनुभव क्या होता है, अनुभव वह ज्ञान होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण व अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, उसके इस अपूर्ण व अनिश्चित ज्ञान को वास्तविक व स्थायी बनाने के लिए उसे तर्कयुक्त बनाना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है, अल्पायु का होता है, तो बालकों के विचार में तर्क व विचार के प्रयोग की क्षमता बड़ों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को पहले खुद से बच्चे क्या करें, खुद से किसी भी चीज की खोज करें। ठीक है, किसी भी चीज को समझे, उसका अनुभव करें, बाद में शिक्षक क्या करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, उस ज्ञान को तार्किक बनाने के लिए, यानी युक्तियुक्त बनाने के लिए सहायता करेंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे हम सूर्योदय व सूर्यास्त को वह प्रतिदिन देखता है, कौन, बच्चा। गर्मी के बाद बरसात, फिर जाड़ा आता है, सर्दियों में कोहरे को भी देखता है, बरसात में जोरदार बारिश को भी वह प्रतिवर्ष देखता है। परंतु ऐसा क्यों होता है,
और इसके क्या कारण है? भाई उसने देख लिया, यानी उसने अनुभव कर लिया, अनुभव तो कर लिया। अब बात यह आती है कि भाई इसके कारण क्या है, तो वह समझ नहीं पाता, तो शिक्षक क्या करता है, उसको समझाता है। ठीक है, बस यही है कि अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। फिर है प्रकृति का अनुसरण, फॉलो टू नेचर। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली थी कि शिक्षक को सिखाते समय उनकी आयु, मानसिक स्तर, क्षमता, रुचियों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। और पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षण अधिगम सामग्री व गतिविधियां सभी कुछ बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास व आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। यदि हमारी शिक्षण बाल विकास में बाधक बनते हैं तो यह अनुचित, अप्रासंगिक, अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, यानी हमें क्या करना चाहिए, फाइनली यही है कि हमें बच्चों का जो स्वभाव है, बच्चों की जो क्षमता है, बच्चों का जो मानसिक विकास है, बच्चों की जिसमें रुचि है, उसी चीज को फॉलो करना चाहिए। हमें उस पर अपना ज्ञान नहीं थोपना चाहिए। बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसकी जिस क्षेत्र में रुचि है, उसकी इतनी क्षमता है, उसको ध्यान में रख करके उसको ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यानी फॉलो टू नेचर। नेचर का मतलब यह है कि जैसा बच्चा आया है, जो बच्चा कर रहा है, जो उसके अंदर जितनी क्षमता है, वही चीज को हमको फॉलो करनी है, यानी प्रकृति का अनुसरण करना है। जो उसको भगवान से मिली है, यानी रुचि जो उसकी है वो अपने आप डेवलप हुई है, यानी प्रकृति ने उसके अंदर रुचि खुद डेवलप की है। तो हमें ध्यान रखना है कि उन्हीं चीज को फॉलो करके बच्चों को पाठ विषय या कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए। तो इसी को हम कहते हैं फॉलो टू नेचर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। शिक्षण सूत्रों की उपयोगिता क्या है, ये तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, बाकी शिक्षण सूत्र से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे आ गया कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान पर आधारित है, तो पूर्ण से अंश की ओर, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं।